नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम आवास में सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 1.5 घंटे बैठक चली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके बाद सीएम योगी जेपी नड्डा से मुलाकात की और फिर कल सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात की थी। करीब 1.5 घंटे दोनों के बीच चर्चा हुई थी। दिल्ली में योगी की मैराथन बैठक को देखते हुए यूपी में कैबिनेट विस्तार होना भी तय माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री से आज जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वो तस्वीर। और तीसरी तस्वीर कल की मुलाकात की है जब गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक सियासी हलचलें बेहद तेज हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.25 घंटे तक बैठक चली है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट और मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व अपने आत्मीय मार्गदर्शन हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार, ये ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। 2 तस्वीरें आज की मुलाकात की। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात जब मुख्यमंत्री ने की, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर उसी तस्वीर के साथ ट्वीट किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर पहुंचे। उन्होंने जिले में कोरोना काल के दौरान दिवंगत हुए कई बीजेपी कार्यकर्ता, समाजसेवी और अन्य लोगों के परिजनों के साथ मुलाकात की। स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर इस दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार आई है तब से प्रदेश में कानून का राज है, वरना अखिलेश सरकार में सिर्फ गुंडागर्दी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार ही नजर आता था। कानून का पालन कहीं होता नहीं था। पूरा सैफई खानदान सरकार में लूट में रहता था। लेकिन योगी सरकार ने जनता के बीच में रहकर काम किया। कोरोना काल में भी संक्रमित होने के बावजूद ठीक होते ही वो क्षेत्र में भ्रमण करके हालातों का जायजा लेते रहे। इसी का नतीजा है कि आज कोरोना समाप्ति की ओर है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आपने देखी है, वहां सिर्फ वंशवाद है। एक गरीब परिवार के चाय बेचने वाले व्यक्ति ने देश को खुशहाली की ओर बढ़ाया है। राजधानी लखनऊ में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन के साथ ही खराब हुई सड़कों को लेकर हो रहे काम की प्रगति का निरीक्षण कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस दौरान उनके साथ लखनऊ के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी मौजूद रहे। कानून मंत्री ने इस दौरान काम कर रही कंपनी के लोगों को जल्द से जल्द काम खत्म करने को कहा। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्ग पर काम हो रहा है, इसके चलते लोगों को आवागमन में परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। खराब सड़क पर हो रहे उसे दुरुस्त करने के काम को जल्द से जल्द सही करने के निर्देश दिए। पाइप के अंदर एक आपको का दिक्कत है, मैन पावर की कमी है। पद्मश्री कलीमुल्लाह खां, जिनको मैंगो मैन भी कहा जाता है, उन्होंने डॉक्टर और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर आम की नई प्रजाति को विकसित किया है, जिसपे उन्होंने डॉक्टर नाम इस प्रजाति को दिया है। आम की कुछ किस्मों के नाम उन प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर भी रखे गए हैं जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। अब कलीमुल्लाह खां को 2008 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले और संक्रमित होने वाले डॉक्टरों को पद्मश्री कलीमुल्लाह खां ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। इस बार उन्होंने डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर आम की नई प्रजाति विकसित की है, जिसे उन्होंने डॉक्टर नाम दिया है। आम की किस्मों को कोरोना योद्धाओं के नाम पर समर्पित करने का उद्देश्य उनकी निस्वार्थ तपस्या और बलिदान को सदियों के लिए अमर करना है। इसके अलावा कुछ किस्मों का नाम उन प्रसिद्ध हस्तियों के नाम पर भी रखा गया है जिन्होंने विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। कोरोना महामारी में जहां पर आपने देखा होगा कि लाखों हजारों की तादाद में लोग बीमार हुए, सबको कोरोना ने अपनी चपेट में लिया। काफ़ी लोगों की मौत हुई और काफ़ी लोग बच करके अपने घरों को वापस हुए। इस पूरे कोरोना काल में डॉक्टरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं
मलियाबाद में हाजी कलीमुल्लाह साहब का नाम कोई नया नहीं है। हाजी कलीमुल्लाह साहब वही जिन्होंने एक ही पेड़ में करीब 300 से ज़्यादा किस्म की वैरायटियों को ईजाद किया था। आज उन्होंने कोरोना को देखते हुए एक डॉक्टर आम के नाम से नस्ल की जो है वो निकाला है, जो जिसको कि इन्होंने डॉक्टरों को समर्पित किया है। 2020 से जो बीमारी चली आपने देखा पूरी दुनिया हिली हुई है, अब भी हिली हुई है, हर तरफ लॉकडाउन है। लोग इस तरह से मतलब हमारे डॉक्टर ने बहुत शहीद हो गए, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से। तो हमारे फादर ने ये सोचा मतलब हम इस तरह से जब ये लोग शहीद हो रहे हैं और सबको डॉक्टर देख रहे हैं, दवा दे रहे हैं, तो इसमें एक आम ऐसा तैयार करना चाहिए जो क्या क़यामत दुनिया जब चलती रहे उसमें आम जुड़ते रहे। वो डॉक्टर मैंगो आप देखें, उसकी फलत बहुत अच्छी है और खाने में टेस्ट है। उम्मीद है 4 और 5 साल में इससे पेड़ भी फैलने शुरू हो जाएंगे और लोग लगाएंगे और इसे शौक से लगाएंगे। क्योंकि जब ये सोचें यहाँ भाई जो हमारे डॉक्टर जो शहीद हुए हैं उस नाम से डॉक्टर मैंगो। तो क्या लगता है ये कब तक ये आम जो है आपका मार्केट में आने की उम्मीद है? देखिए मार्केट में तो अभी ये 1 ही 2 पेड़ हैं, मार्केट में तो जब आएगा लगभग 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो जब ये पेड़ फैलेंगे, लोग लगाएंगे, बाग उसी तरह से फैलना शुरू हो जाएंगे तो फिर मार्केट में। पद्मश्री कलीमुल्लाह खान के पुत्र नजीमुल्लाह खान का कहना है कि इसमें सबसे बड़े आम का वजन 1 किलो 38 ग्राम है। कलीमुल्लाह खान इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अखिलेश यादव, सचिन तेंदुलकर समेत देश के कई प्रमुख लोगों के नाम पर आम के प्रजाति को समर्पित कर चुके हैं। खाने में अच्छा है, मिठास कम है, गुठली पतली है, अंदर से गुद्दा तो एकदम येलो पीला है और काफ़ी अच्छा साइज में है। 8 से 900 ग्राम तक आम हो जाता है। देखिए आम में शुगर तो वैसे भी नहीं है, तो ज़्यादातर जो हम व्हाट्सएप इसमें देख रहे हैं, एक हम बाहर से आए थे तो उन्हीं में उसमें लिखा है आम में इतनी खूबी है, मक्खन से ज़्यादा ताकत है। और हमारे हिसाब से जो आम आदमी कमज़ोर हो, चलने में परेशानी हो, वो कहीं 2-2.5 महीने आम खा ले तो उससे हाथ पैरों में और ताकत काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये आम में फाइड होता है, मोटापा भी आता है और इसमें ताकत काफ़ी है। जो पैरों से कमज़ोर हैं, चलने फिरने में है, वो यहाँ खाएँ, उसे देखें कितनी इसमें मक्खन से ज़्यादा प्रोटीन है, मक्खन से ज़्यादा। कलीमुल्लाह खान को 2008 में पद्मश्री से नवाजा गया है। कलीमुल्लाह खान आम की सैकड़ों नई प्रजातियों के जन्मदाता हैं। हाजी कलीमुल्लाह खान के हाथों का हुनर ही है कि इनके द्वारा लगाए गए एक ही पेड़ में 300 तरह के आम लगते हैं। खान साहब ऐसे जादूगर हैं जिनके द्वारा लगाए गए आम के पेड़ पर हर आम का अलग अलग टेस्ट होता है। राज्य सरकार द्वारा उद्यान पंडित का खिताब भी मिल चुका है। लखनऊ से सैयद फिरोज आलम, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर वाराणसी में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पेट्रोल पंप पे कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन जताया गया। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। 1 साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और इसलिए अब कांग्रेस के द्वारा आज पूरे देश के अंदर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जब केंद्र सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के यह विरोध जताया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह पेट्रोल पंप पर इसी प्रकार से विरोध को जताते हुए जमकर नारेबाजी केंद्र सरकार के खिलाफ की गई है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये 8 तस्वीरें अलग अलग जिलों की हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके का विरोध हुआ है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के। अमेठी, बिजनौर, गोंडा, गाजियाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, बुलंदशहर और इसके अलावा भी प्रदेश के अन्य जगहों पर भी आज इसी प्रकार से पेट्रोल पंप पर जाकर के पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। तो पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस के द्वारा इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर के विरोध किया गया। प्रदेश के अंदर भी आज विरोध हुआ और उसी से जुड़ी हुई 8 तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पे अलग अलग जिलों में पेट्रोल पंप पे कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उधर गोंडा में स्वरोजगार के जरिए स्वावलंबन की अनूठी दास्तां लिखने वाले तेलियानी कानूनगो की महिलाएं मिसाल बन गई हैं। ऐसे में रंजना महिला स्वयं सहायता समूह, प्रगतिशील महिला समूह, शहनवाज महिला समूह की महिलाओं ने
कोरोना काल में अपनी मेहनत के दम पे लाखों रुपए की नर्सरी तैयार की है। अब ये महिलाएं दूसरे गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का मंत्र बांट रही हैं। इन महिलाओं ने अब गांव में सिलाई सेंटर की स्थापना करने के बाद स्कूल ड्रेस सिलाई और मास्क बनाने का काम भी शुरू किया है। इसके अलावा बिजली बिल वसूली, राशन वितरण के कार्य भी इन महिलाओं को सौंपे गए हैं। सरकारी आंकड़ों पर अगर गौर करें तो स्वयं सहायता समूह से ईटिया थोक ब्लॉक क्षेत्र की 1800 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो घर में जानवर और पक्षियों को पालने का शौक कोई नई बात नहीं है और आमतौर पर ज़्यादातर घरों में कुत्ते और पक्षियां दिख भी जाते हैं। लेकिन वाराणसी के स्वाति बलानी की दास्तान थोड़ी सी अलग है। शहर के कैंट इलाके के सिकरौल के रहने वाली स्वाति को बेजुबानों से इतना प्यार है कि उन्होंने अपने घर में ही एक मिनी जू बना दिया है। कुत्ते से लेकर बिल्ली, सांड से लेकर चील तक स्वाति के इस मिनी जू में रहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सभी जानवर और पक्षी एक दूसरे के साथ खेलने के साथ ही सैर सपाटा भी करते हैं और वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। स्वाति भी इन बेजुबानों को बिल्कुल अपने बच्चों के जैसा प्यार करती हैं। स्वाति और उनके पालतू जानवरों को जब भी कोई देखता है तो उससे बचपन की मोगली की याद आ जाती है और यही वजह है कि वाराणसी के लोग स्वाति को मोगली विमन के नाम से भी बुलाते हैं। गाजियाबाद में अनलॉक तो हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी अब दोगुनी हो गई है और इसलिए कई दिनों से गाजियाबाद के कई इलाकों में बिजली और पीने के पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। थोड़ी सी आंधी या फिर बारिश होते ही गाजियाबाद के कई इलाकों की बिजली गुल हो जाती है। यह नज़ारा गाजियाबाद के मसूरी इलाके का है। लोगों का कहना है कि बीते वर्षों की तुलना में इस बार बिजली की कटौती और अधिक है। गर्मी के मौसम में काफ़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। बिजली की अधिक कटौती की वजह से बच्चों की ऑनलाइन स्टडी भी ठीक से नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद के झंडापुर, महाराजपुर, साहिबाबाद और कड़कड़ मॉडल जैसे कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही। उदाव उन्नाव को कानपुर से जोड़ने वाला नया गंगा का पुल कानपुर छोर पर रेल लाइन पर ऊपरगामी निर्माण 2014 से चल रहा है। इन दिनों ऊपरगामी पुल का निर्माण दोबारा शुरू हुआ है। निर्माण कार्य को गति देने के लिए कानपुर जिला प्रशासन ने नए गंगा पुल पर ट्रैफिक को बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने सिटी मजिस्ट्रेट और सेतु निगम के MD से खास बातचीत की है। सुनिए। पुल को लेकर जहां जिले के लोग प्रभावित हो रहे थे और पुल बंद किए जाने को लेकर कौशन लगाया गया था, वहीं पर उन्नाव जिले के अधिकारियों ने यहां पर आकर इंस्पेक्शन किया है, विजिट की है और यहां पर जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर यहां पे जो आरओबी का निर्माण चल रहा था वो काफ़ी समय से चल रहा है और जिसको लेकर यहां के लोग जो हैं वो परेशान थे। सर, किस तरीके से यहाँ पे आज आप लोगों का इंस्पेक्शन हुआ है और कौन सा ऐसा मार्ग निकाला गया है, कौन सा ऐसा रास्ता वैकल्पिक ढूंढा गया है जिससे कि लोगों को दिक्कतें ना हो, लोग प्रभावित ना हो यहाँ के? देखिए, ये नवीन गंगा पुल जो है, गंगा पुल, उसके साथ एक आरओबी का निर्माण हो रहा है ताकि यहाँ से वाहनों का बहुत ज़्यादा कानपुर की तरफ आवागमन होता है। तो ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है जिसको अब पूरी तरीके से डेडिकेटेड तौर पे लगाया गया है कि इसको कंप्लीट किया जाए। तो एक भ्रामक सा खबर फैला दिया गया था कि ये पुल बंद किया जा रहा है। इसी को लेके कि इस पुल को बगैर बंद किए हुए कैसे वैकल्पिक रास्ते के माध्यम से आवागमन को रखते हुए पुल का निर्माण किया जा सकता है, इसके लिए एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया है। सेतु निगम के अधिकारी भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं। इसमें जो वैकल्पिक रास्ता अभी फ़िलहाल दिखाई दे रहा है कि जो जहाँ पर पुल के साइड में जो सर्विस रोड होती है वहाँ पर जहाँ जगह कम है, अगर हम ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वॉल को शिफ्ट करके उस जगह को किसी तरीके से प्राप्त कर पाएँ तो हमारा आवागमन यहाँ से चालू रूप से हो सकता है। ऐसे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम के साथ एक बैठक करके वैकल्पिक रास्ते के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय या कानपुर के एडमिनिस्ट्रेशन से इसके विषय में बातचीत करके इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। सर, सोशल मीडिया पे भी बहुत चला कि पुल बंद हो गया है और हमने इंडिया न्यूज़ ने भी इस खबर को दिखाया था क्योंकि वहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा एक कॉशन बोर्ड लगाया गया था जिसमें लिखा था सावधान, यहाँ पे 2 पहिया वाहन ही निकल सकते हैं, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध है। तो ऐसे में ये भ्रामक खबर तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पुल का आरओबी का निर्माण भी चल रहा है तो लोगों की कोई हताहत ना हो, इसको लेकर भी वो कॉशन लगाया गया था।
तो अब ऐसे में पुराना पुल बंद है 2 महीने से, जो कि अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ था। तो ऐसे में अब क्योंकि पुराना पुल भी चालू कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की बड़ी तादाद में लोग कानपुर जाते हैं, चाहे वो चिकित्सा सुविधा से जुड़े लोग हों, नौकरी पेशा से जुड़े लोग हों, कॉलेज के लोग हों, स्टूडेंट्स हों। तो ऐसे में वैकल्पिक मार्ग यहाँ का और क्या पुराना पुल भी चालू कराया जा सकता है? नहीं, पुराने पुल के विषय में तो ये है कि वो अबैंडन हो गया है और उसमें खुद ही यहाँ की रिपोर्ट लगी है कि अभी उसको चालू नहीं कराया जा सकता है। रहा सवाल नए गंगा पुल के वैकल्पिक रास्ते का, तो हमारा फोकस फिलहाल इसी गंगा पुल के नए रास्ते का है। ये निश्चित रूप से लाइफलाइन है और ये बिल्कुल कानपुर और उन्नाव के बीच में ये एक महत्वपूर्ण रास्ता है जो गंगा को पार करता है। तो इसको बंद करके काम करने का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बिना वैकल्पिक रास्ते के हम इसको बंद नहीं कर सकते। इसी में पूरा काम। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारी भी मौजूद है। सर, इतना समय लग गया, एक RTI में खुलासा हुआ कि 3 साल में इस पुल को बन के तैयार होना था, लगभग 7 साल का समय लग चुका है। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं लापरवाही रही विभाग की या यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही? नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की तरफ से कहीं भी कोई लापरवाही नहीं रही है। यहाँ पे स्टेटस क्लब के पास ये कैंट की जो है काफ़ी इंक्रोचमेंट था, और जब से मैं यहाँ पे हूँ मैंने काफ़ी प्रयास करके जो वर्तमान में CEO हैं अरविंद द्विवेदी साहब, उनसे लग करके और इनके ब्रिगेडियर साहब से मिल करके हम लोगों ने इस इंक्रोचमेंट को ख़त्म कराया। इस इंक्रोचमेंट के ख़त्म होने के बाद बहुत ही तीव्र गति से इसका कार्य चल रहा है और मात्र 4 महीने का कार्य शेष है। और अगर ये ट्रैफिक की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से अगर प्रशासन की तरफ से अगर हमें मिल जाएगी तो 4 महीने पे इस ब्रिज को हम लोग पूर्ण करते हुए जनता के लिए जनोपयोगी बना देंगे। सर, एक RTI कार्यकर्ता ने अपने RTI के माध्यम से ये खुलासा किया कि 2014 से और 2016 के मध्य में ये पुल बनके तैयार होना था, जिसमें जितनी भी NOC थी वो 2015 तक आपके विभाग को दे दी गई थी। उसके बाद इस तरीके का आप अतिक्रमण की बात कह रहे हैं, इन्फोर्समेंट की बात कह रहे हैं, तो प्रशासन के लिए इन्फोर्समेंट हटाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की लापरवाही तो मिल रही है ना, क्योंकि 2 साल का काम 7 साल में हो रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जहाँ भी देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम हमेशा एक इंटरनेशनल अवार्ड, यूरोप अवार्ड से सम्मानित संस्था है। हम लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, अदर स्टेट में काम कर रहे हैं। हमारे सारे प्रोजेक्ट विद इन टाइम पूरे होते हैं और ये प्रोजेक्ट भी पूरा होता अगर ये इंक्रोचमेंट अगर नहीं होता तो हम इसको 2 से 2.5 साल के अंदर हम निश्चित रूप से पूरा कर ले जाते। अब कितने समय में आप ये पुल को बना के तैयार कर देंगे? अगर सारी ये सुविधाएं अगर ये डाइवर्जन की मुझे मिल जाएगी तो मात्र 4 महीने में इस सेतु को हम पूर्ण करके जनोपयोगी बना देंगे। बिल्कुल, यहाँ पे उन्नाव के अधिकारियों ने इंस्पेक्शन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अधिकारियों से भी बात की गई है और 4 महीने में इस पुल को बनाने की के लिए बात कही जा रही है कि तैयार कर दिया जाएगा और एक वैकल्पिक मार्ग गंगा घाट कस्बे और उन्नाव जिले के लोगों को यहाँ पे तैयार कराया जाएगा ताकि लोगों को आने जाने की समस्या ना हो। इंडिया न्यूज़ की खबर पर ये मोहर लग चुकी है और इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से, इसलिए आज यहाँ पे उन्नाव जिले के अधिकारी इंस्पेक्शन करने आए थे और लोगों का ध्यान गया है और यहाँ पे जो लोग हैं उनको जो परेशानियाँ हो रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज़। उधर गाजियाबाद में अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। लोनी के पास हिंडन के खादर में छापेमारी करके पुलिस के हाथ हजारों लीटर अवैध शराब लगी है। बड़े बड़े ड्रम में भरकर इन शराब को रखा गया। शराब तस्कर हालांकि भागने में कामयाब हो गए। अलीगढ़ शराब कांड के बाद से पुलिस एक्शन मोड में है और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई गाजियाबाद में अंजाम दी गई है। झांसी के मऊरानीपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से चोरी की 18 बाइक समेत i10 कार भी बरामद हुई है। पुलिस को नई कचहरी गेट के पास पेट्रोल पंप पे 3 युवक बाइक और कार लेकर के खड़े हुए दिखे हैं। पुलिस को देखकर तीनों लोग कार और बाइक को लेकर के भागने लगे हैं। पीछा करने पर पुलिस ने तीनों लोगों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के शहर से कार और बाइक की चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे थे। गोंडा के एक दरोगा जी का वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर बेहद तेजी के साथ वायरल है। इस वीडियो में दरोगा जी अपनी नाकामी को खुद कबूल कर रहे हैं। दरअसल वीडियो में दरोगा जी कह रहे हैं कि उनके थाने की पुलिस पीड़ित को ही पकड़ लाती है। जिले के परसपुर थाने में तैनात इस दरोगा का वीडियो सामने आने के बाद थाना अध्यक्ष पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। इस वीडियो के आधार पर अब पीड़ित ने SP ऑफिस में आकर के परसपुर थाना अध्यक्ष के खिलाफ
उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसपी से लिखित में शिकायत करते हुए विवादित स्थान का निरीक्षण और समाधान करने की मांग की है। वीडियो में यह सुनाई दे रहा है कि थाने के सिपाही एक जमीन विवाद में एक पीड़ित को पकड़कर लाते हैं, जिस पर पीड़ित की बात दरोगा ने जब की है। जब उससे पूछा गया है तो पीड़ित ने बताया है कि ये एक दो बार नहीं बल्कि कई बार थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह मौके पर जाते हैं और पीड़ित के साथ गाली गलौज करते हैं और बार बार उठाकर उनको थाने लाते हैं। मामला रास्ते के विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उधर गाजियाबाद में बच्चों के खेल में विवाद हुआ है। इसमें एक महिला की जमकर पिटाई कर दी गई। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। महिला को चारों तरफ से घेर कर उसकी पिटाई की गई है। ट्रॉनिका सिटी इलाके का मामला है। पीड़िता के घर पर पत्थर ये बच्चे फेंक रहे थे। अभिभावकों से शिकायत करने पर पिटाई की गई है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी है। बढ़ेंगे आगे। खबर मिर्जापुर से है। जंगल से निकल करके एक भालू गांव में घुस गया है और भालू के हमले से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। सैकड़ों ग्रामीणों ने भालू को एक साथ खदेड़ा है। 3 घंटे के बाद वन विभाग की टीम पहुंची है। हलिया थाना क्षेत्र के अहुगी कला गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उधर मिर्जापुर में अहरोरा थाना के मलिया गांव में पति ने दहेज के लिए पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। शुक्रवार सुबह अचानक गांव में पुलिस फोर्स पहुंची तो घटना का खुलासा हुआ। दरअसल गांव के राजेश ने पत्नी निर्जला की गडासे से काटकर हत्या की है। मौके पर 2 मासूम बच्चे रोते हुए भी मिले हैं। इसके साथ ही कमरा खून से लथपथ था। आरोपी पति फरार था। निर्जला के मायके ने बताया कि शादी में राजेश बाइक मांग रहा था, वो नहीं दे पाए और इसलिए वो पत्नी को मारता पीटता था। राजेश और निर्जला में अक्सर लड़ाई होती थी। गुरुवार देर रात भी लड़ाई हुई। पड़ोसी को लगा कि रोज की तरह का ही यह झगड़ा है। रात करीब 12 बजे के बाद राजेश घर में सन्नाटा छा गया। सुबह उठे तो पता चला कि उसने निर्जला की हत्या कर दी। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे